दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्षेत्रपाल महोदय से सौदा। आपने जब इतने सारे अनुमान लगा लिए हैं तो निश्चित रूप से आपने इसका भी अनुमान लगाया होगा कि क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से संजय ने इस मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। क्षेत्रपाल महोदय की पूरी बात सुनने के बाद आकर्ष ने पूछा, जितना मैं संजय को जानता हूँ, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बदले को बहुत ज्यादा महत्व देता है। अगर उसके पास ताकत ना हो तो वह मुझे शिकायत करेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि वह खुद गलती में है। जितना मुझे याद है तो सिर्फ मेरी चक्रशिला ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला ही ऐसी है जिसके कारण वह मुझे शिकायत करने में संकोच महसूस कर सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने मेरे मना करने के बावजूद आपको वह युद्ध कला दी होगी। है ना? क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए आकर्ष के हृदय की धड़कन तेज हो गई। उसके लिए पूरी घटना ऐसी थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन अंदर से भले ही वह कितना ही ज्यादा आश्चर्यचकित क्यों न हो जाए, अपने चेहरे पर उसने एक भी भाव नहीं आने दिया। जब क्षेत्रपाल महोदय ने यह देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मुझे लगा था कि जब मैं सच्चाई बताऊंगा तो आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन शायद मैं गलत था। अपने चेहरे के भाव पर आपका बहुत अच्छा नियंत्रण है, क्षेत्रपाल महोदय ने कहा। आप सही है। मैंने उससे युद्ध कला ली ताकि उसे नियंत्रण में रख सकूं, आकर्ष ने जवाब दिया। चिंता मत कीजिए, मेरा इरादा उस युद्ध कला को वापस लेने का नहीं है। संजय ने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलेगी, लेकिन एक योद्धा के तौर पर मुझे नहीं लगता कि आपने युद्ध कला लेकर कुछ गलत किया। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, क्षेत्रपाल महोदय ने कहा। क्या सच में? अगर ऐसा ही है तो फिर आप मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहते हैं? आकर्ष ने पूछा। उसका शक करना स्वाभाविक था। अगर यह पूरा मामला युद्ध कला से नहीं जुड़ा था तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिसकी वजह से क्षेत्रपाल महोदय खुद एकांत में उससे बात करने के लिए आए। मैंने आपके बारे में पता किया है। पहले मुझे लगा था कि लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने खुद इस मामले की जांच की तो समझ में आया कि लोगों की बातें झूठी नहीं थी। आप वाकई कुछ दिन पहले ही देवतल में आए हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने जो ताकत प्रदर्शित की है वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आपकी दिव्य योग्यताएं और तकनीकें बहुत आगे हैं। सच कहूं तो मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं इसी बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। आपके पास तो पर्याप्त ताकत है, फिर मेरी मदद क्यों चाहिए? आकर्ष ने पूछा। नहीं, मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है। आपने मेरी युद्ध कला ली है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके साथ सौदा करना ज्यादा सही रहेगा। इस युद्ध कला के बदले में मैं चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति को खत्म करें। वह व्यक्ति मुझसे ताकतवर है और अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे खत्म कर सकूं। परंतु आपको अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो आप इतनी ताकत हासिल कर सकते हैं कि उसे मेरे लिए खत्म कर दे, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर एक पल के लिए आकर्ष के चेहरे पर गंभीरता आ गई। इसकी उम्मीद उसने नहीं की थी कि क्षेत्रपाल महोदय जैसे व्यक्ति के मन में भी किसी से बदला लेने की आग हो सकती है। आपको क्यों लगता है कि मैं बहुत कम समय में इतनी ताकत हासिल कर सकता हूं कि आपके लिए किसी को खत्म कर दूं? मैं इसके लिए मना भी कर सकता हूं, आकर्ष ने कहा। बिल्कुल मना कर सकते हैं। सच कहूं तो मुझे आपकी कमजोरी के बारे में नहीं पता। जब से आप यहां पर आए हैं तब से आप बाहर के लोगों से बहुत कम मिले हैं। यहां तक कि अपने सैनिकों के सामने भी बहुत कम गए हैं।
कमांडर राजवर्धन से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ अपनी साधना से मतलब है। इसका मतलब हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो आपको जल्दी से ताकत बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले 1 महीने में आपने जो ताकत हासिल की है वह इसका सबसे बड़ा सबूत है। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी मदद करूं तो बदले में आप मेरी मदद जरूर करेंगे, क्षेत्रपाल महोदय ने मुस्कुराते हुए कहा। और संजय का क्या? उसने आपको शिकायत की है तो निश्चित रूप से उसकी नजर मेरी तकनीकों पर होगी, आकर्ष ने अब की बार थोड़े कड़क स्वर में पूछा। उसकी आप चिंता ना करें। जब उसने मुझे आपके बारे में बताया था मैं उसी पल समझ गया था कि वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन मुझे यह भी समझ में आ गया था कि उसके पास आपको हराने की ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो वह आपकी तकनीकों के बारे में मुझे जानकारी नहीं देता बल्कि खुद उसे हासिल करने की कोशिश करता। मैं आपको निशाना नहीं बनाऊंगा, यानी कि संजय भी आपका कुछ नहीं कर सकता। यह बात मुझे पता है कि आपकी तकनीकें किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं मिल सकती। देवतल में कोई तो ऐसा है जिसने पर्दे के पीछे से आपकी मदद की। मैं ऐसे व्यक्ति को सिर्फ कुछ तकनीकें के लिए अपना दुश्मन नहीं बना सकता, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। उनका प्रत्येक जवाब मानो पहले से तैयार था। हर एक जवाब बेहतर तरीके के साथ दे रहे थे, जिस कारण आकर्ष को भी संदेह करने का अवसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, संजय के मामले को यहीं खत्म करते हैं। अब आपके बारे में बात करते हैं। आप किसे मरवाना चाहते हैं? आकर्ष ने पूछा। इसके लिए पहले आपको यह जानना होगा कि मैं क्षेत्रपाल कैसे बना। एक समय पर मैं नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख का सलाहकार हुआ करता था, लेकिन मैंने एक ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी कर ली जो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। परिणाम स्वरूप अपनी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। तो आप चाहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को खत्म करूं जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल, क्षेत्रपाल महोदय ने अपनी आंखों में कत्ल का भाव लाते हुए जवाब दिया। उनके उस भाव को देखने के बाद आकर्ष के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि क्षेत्रपाल महोदय के मन में उस व्यक्ति के प्रति कितना गुस्सा भरा हुआ होगा। मैं किसी को ऐसे ही खत्म नहीं करता। या तो वह व्यक्ति मेरा दुश्मन होना चाहिए या फिर मेरे किसी करीबी का, और आप उस श्रेणी में नहीं आते। ना ही आपका दुश्मन उस श्रेणी में आता है, आकर्ष ने कहा। अगर मैं इसके बदले आपको कीमत दूं तो? क्षेत्रपाल महोदय ने पूछा। कीमत हर किसी की होती है, लेकिन मेरे सिद्धांतों की नहीं। मेरे लिए एक अनजान व्यक्ति को मारना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेना। कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं निर्दोष को नहीं मारता, आकर्ष ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, आपकी मनोदशा में समझ पा रहा हूं। आगे कोई भी बात करने से पहले क्या आप मेरी एक कहानी सुनेंगे? क्षेत्रपाल महोदय ने आकर्ष से कहा। इसके बाद उन्होंने आकर्ष को बोलने का भी अवसर नहीं दिया और अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक समय की बात है। नव प्रदेश नामक एक प्रदेश था। उनका एक सलाहकार हुआ करता था। जब भी प्रदेश प्रमुख को जरूरत पड़ती, सलाहकार हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता। इस प्रकार दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। उस सलाहकार का कोई बेटा नहीं था, लेकिन एक शिष्य जरूर था जिसको उसने अपने बेटे की तरह पाल पोषकर बड़ा किया था। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा हुआ, उसने अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में उसकी प्रतिभा के चर्चे होने लगे। उस लड़के की प्रतिभा की बातें प्रदेश प्रमुख के महल के वरिष्ठ एल्डर तक भी पहुंच गई। उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसे प्रस्ताव दिया कि अगर वह अपने मास्टर को छोड़कर उनके समूह में शामिल हो जाता है तो वह उसकी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ऐसे समय पर कोई भी फिसल जाता, पर वह लड़का अलग था। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
उसे लगा कि ऐसा करके वह अपने मास्टर के प्रति वफादारी प्रदर्शित कर रहा है, पर उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने प्रस्ताव ठुकराकर वरिष्ठ एल्डर को गुस्सा दिला दिया है। वरिष्ठ एल्डर ने उसकी हत्या करवा दी। जब सलाहकार को इस बारे में पता चला तो वह इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वही मूर्छित हो गया। 3 दिन और 3 रात तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहने के बाद जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके मन में सबसे पहले विचार बदले का आया। लेकिन सलाहकार जानता था कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वह अपने शिष्य का बदला ले सके, तो उसने प्रदेश प्रमुख से मदद मांगी, एक दोस्त के रूप में और एक प्रदेश प्रमुख के रूप में। उसे अपने सलाहकार की मदद करनी चाहिए थी या कम से कम उसे न्याय दिलवाना चाहिए था। लेकिन प्रदेश प्रमुख ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके लिए ताकत का महत्व ज्यादा था, जो गलत नहीं है। वरिष्ठ एल्डर ताकतवर था तो उसने उसका पक्ष लिया। जब वरिष्ठ एल्डर को पता चला कि उसकी शिकायत की गई है तो उसने उस सलाहकार को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश प्रमुख ने बीच में आकर वरिष्ठ एल्डर को रोक लिया। प्रदेश प्रमुख ने कहा कि सलाहकार उनके लिए कई वर्षों से काम कर रहा है और उसकी वफादारी को देखते हुए उसे मारना सही नहीं रहेगा। तो उन्होंने उस सलाहकार को एक शहर का क्षेत्रपाल बना दिया ताकि वह सलाहकार जिंदा रहे लेकिन साथ में उनके लिए काम भी करता रहे। इतना कहकर क्षेत्रपाल महोदय बिल्कुल चुप हो गए। आकर्ष पूरा ध्यान लगाकर यह कहानी सुन रहा था। कहानी सुनने के बाद इतना तो उसे समझ में आ गया था कि जिस सलाहकार की बात हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि क्षेत्रपाल गौरव ही है। लेकिन यह सिर्फ एक पक्ष की कहानी थी। एक पक्ष की कहानी सुनकर वह इस बात का फैसला नहीं कर सकता था कि कौन सही और कौन गलत। क्या पता क्षेत्रपाल महोदय ने बस ऐसे ही कहानी बना दी हो। सलाहकार के साथ गलत हुआ, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक पक्ष की है। जब तक दूसरे पक्ष की बात ना सुन ली जाए या फिर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल ना कर ली जाए तब तक यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। आकर्ष ने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं। 6 महीनों के बाद आपको नव प्रदेश की राजधानी में जाने का अवसर मिलेगा। उस समय आप खुद वहां पर पूछताछ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात सच्ची लगे तो मेरे लिए बदला लेने की कोशिश कीजिएगा, क्षेत्रपाल महोदय ने कहा। यह हो सकता है। अगर आपकी बात सच निकली तो मैं मदद करूंगा, पर मैं दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने में विश्वास रखता हूं। कोई भी बीज पीछे नहीं रहना चाहिए जो आगे भविष्य में मेरे लिए खतरा बन सके। अगर वरिष्ठ एल्डर की गलती हुई तो मैं उसे खत्म करूंगा, लेकिन उसके बाद प्रदेश प्रमुख मेरा दुश्मन बन जाएगा। अब इतना बड़ा जोखिम उठा रहा हूं तो उसकी कोई तो कीमत होगी। इसके अलावा अभी आपने कहा कि 6 महीने बाद मुझे नव प्रदेश की राजधानी में जाने का अवसर मिलेगा। मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूं, आकर्ष ने कहा। बिल्कुल, कुछ दिनों पहले नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख की तरफ से मुझे संदेश मिला। वह सेना के 10 सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोगों को बुला रहे हैं। हमारी सेना में सबसे शक्तिशाली आप ही है, तो निश्चित रूप से मैं आपको ही भेजूंगा, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। लेकिन बुलाया क्यों जा रहा है, आकर्ष ने पूछा। पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो इसका संबंध कहीं ना कहीं राजा विराट के महल से है, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। राजा विराट? इस नाम को आकर्ष पहली बार नहीं सुन रहा था। राजा विराट उस साम्राज्य से थे जिसके अधीन नव प्रदेश था। ठीक है, तो अब कीमत की बात कर लेते हैं। अगर मेरे नियमों के खिलाफ नहीं हुआ तो मैं वरिष्ठ एल्डर को मारूंगा, लेकिन उसकी कीमत क्या मिलेगी, आकर्ष ने पूछा। वही जो आपको चाहिए। आपको ताकत बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त स्थान चाहिए और मैं आपको वह स्थान दूंगा। पूरे अदितिगढ़ में मेरे महल का साधना का क्षेत्र सबसे अच्छा है।
वहां पर आप दोगुना रफ्तार से अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको वह देव औषधीय गोलियां भी दूंगा जिनके साथ आप और भी तेजी से अपनी ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर पाएंगे। इसके अलावा आपको माध्यमिक श्रेणी के देवमणि भी मिलेंगे। माध्यमिक श्रेणी के देवमणि हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप खदान में भी काम करेंगे तो भी वहां पर इस प्रकार के देवमणि मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आप मेरे महल से जुड़ते हैं तो मैं आपको इस प्रकार के देवमणि बहुत आसानी से दिलवा दूंगा। इतनी कीमत पर्याप्त होनी चाहिए। इसके साथ न सिर्फ आप वरिष्ठ एल्डर को मारने की ताकत हासिल कर पाएंगे, बल्कि किसी भी बड़े खतरे से अकेले लड़ पाएंगे। क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। स्वीकार है, मुझे यह सौदा स्वीकार है। अब बस एक आखिरी सवाल, नव प्रदेश ले जाने के लिए वहां से कोई आएगा या फिर आप अपनी तरफ से हमारे साथ किसी को भेजेंगे? आकर्ष ने पूछा। आप बहुत चालाक है। मेरे बिना बताए आप समझ गए कि कोई और भी आपके साथ चलेगा। आप सही है। एक शक्तिशाली योद्धा आपके साथ होगा जो आपके साथ साथ दूसरे व्यक्ति की भी सुरक्षा करेगा। अब यह व्यक्ति कौन होगा इसके बारे में तो थोड़े दिनों बाद पता चलेगा। नव प्रदेश जाने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। बीच रास्ते में कई ऐसे लुटेरे भी मिल जाएंगे जिनकी ताकत ज्योतिर्बीज मंडल के चरम पर पहुंची हुई है और मंत्र मंडल के करीब है। इसलिए एक शक्तिशाली योद्धा का आपके साथ होना तो आवश्यक है। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर प्रदेश प्रमुख के लिए राजा विराट को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश प्रमुख बहुत महत्वाकांक्षी है। आपकी सुरक्षा में वह हल्की सी भी गलती नहीं करेगा, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। ज्योतिर्बीज मंडल के चरम पर पहुंचे हुए लुटेरे। जब आकर्ष ने उनके बारे में सुना तो उसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। उसकी वर्तमान ताकत ज्योतिर्बीज मंडल के चरम पर पहुंचे हुए योद्धा को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। हाँ, यह बात अलग थी कि इसके लिए उसे अपनी तलवार का इस्तेमाल करने की जरूरत थी जो कि देवतल का एक शक्तिशाली अस्त्र था। वैसे कप्तान आकर्ष, अभी तक आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दिए। अब आपको नहीं लगता कि आपको भी मेरे कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए? कुछ देर तक चुप रहने के बाद क्षेत्रपाल महोदय ने आकर्ष से कहा। आपके सवाल मेरी पहचान के साथ जुड़े हैं, है ना? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल। आपको यहाँ पर आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मृत्यु लोक के किसी भी निवासी के पास इतनी जल्दी इतनी ताकत नहीं आ सकती। मुझे जानना है कि इस ताकत का स्रोत, आपकी सारी दिव्य योग्यताएं और तकनीकें किससे संबंधित है? क्षेत्रपाल महोदय ने कहा। यह तकनीकें जिसकी भी है, उनकी पहचान के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, यह जरूर बता सकता हूं कि यह तकनीकें मेरी कितनी मदद करती है। इसी बहाने मुझे भी यह जानने का अवसर मिल जाएगा कि मेरी कौन सी दिव्य योग्यता कौन से स्तर में है, आकर्ष ने कहा। असल में जैसे सोमाली महाद्वीप पर युद्ध कलाओं को 4 प्रकारों में बांटा गया था, बिल्कुल उसी तरह देवतल में भी युद्ध कलाओं को 4 प्रकारों में बांटा गया था। सबसे पहले थी पीले वर्ग की दिव्य योग्यताएं। आकर्ष के पास जो चक्रशिला नाम की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला थी वह इसी श्रेणी की थी। उसके बाद थी उत्तम वर्ग की दिव्य योग्यताएं, फिर आई थी भूवर्ग की दिव्य योग्यताएं और उसके बाद आती थी स्वर्ग वर्ग की दिव्य योग्यताएं। आकर्ष ने जब अपनी तकनीकों के बारे में क्षेत्रपाल महोदय के साथ चर्चा की तब उसे अपनी दिव्य योग्यताओं से जुड़ी कई और बातें पता चली। सबसे पहले तो यह है कि उसकी जो अवशोषण तकनीक थी वह अभी के लिए सिर्फ एक ही स्तर की वृद्धि कर सकती थी क्योंकि उसका ऊर्जा स्तर निम्न था। लेकिन जैसे जैसे उसका ऊर्जा स्तर बढ़ने वाला था, अपने आप उसके अवशोषण तकनीक द्वारा की जाने वाली वृद्धि भी बढ़ने वाली थी। सबसे आखिर में वह अपनी अवशोषण तकनीक के साथ 5 स्तरों की वृद्धि कर सकता था। क्षेत्रपाल महोदय से उसे यह भी पता चला कि उसकी अवशोषण तकनीक एक प्रकार की सहायक वर्ग की दिव्य योग्यता है।
इस प्रकार की दिव्य योग्यताएं उग्र, कवच या गमय श्रेणी से अलग योद्धा की ताकत बढ़ाने में मदद करती थी। उसकी यह तकनीक स्वर्ग वर्ग की दिव्य योग्यता थी। उसके बाद उसकी तलवार की दिव्य योग्यताएं वह भूवर्ग की थी। वैसे जब मैंने आपके बारे में सुना था तो यह भी सुना था कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति का असर नहीं पड़ता। इसलिए बता पाना बहुत मुश्किल है कि आपका ऊर्जा स्तर किस मंडल में है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपके ऊर्जा स्तर के बारे में जान सकता हूं? क्षेत्रपाल महोदय ने आकर्ष से पूछा। मेरा ऊर्जा स्तर? लगता है काफी जांच पड़ताल करवाई है आपने। अब की बार आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। करवानी पड़ी, वरना मुझे लगता कि मैं आपको हरा सकता हूं। क्षेत्रपाल महोदय ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ऊर्जा स्तर अभी के समय रक्त आरंभ मंडल के छठे स्तर में है। माहौल के थोड़ा शांत होने के बाद आकर्ष ने क्षेत्रपाल महोदय से कहा। रक्त आरंभ मंडल के छठे स्तर में? लेकिन यह कैसे संभव है? आपके पास तो ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला भी नहीं थी। ऊपर से आपको यहाँ पर आए हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर 1 महीने के अंदर 6 स्तर कैसे बढ़ गए? क्षेत्रपाल महोदय ने चौंकते हुए पूछा। किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे कुछ ऐसे अवसर मिले जिनकी वजह से मेरा ऊर्जा स्तर इतनी तेजी से बढ़ पाया, आकर्ष ने जवाब दिया। उसने यह नहीं बताया था कि इसमें उस रहस्यमयी महिला का हाथ था जो उसके साथ उस क्षेत्र में कैद हो गई थी। वैसे क्षेत्रपाल महोदय, क्या आपको जानकारी है कि वह दिव्य क्षेत्र जिस अस्त्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया था वह अस्त्र किस ताकत से संबंध रखता है? आकर्ष ने पूछा। उस महिला के बारे में जानने के लिए आकर्ष काफी ज्यादा उत्सुक था। अफसोस उसे निराशा मिली, क्योंकि क्षेत्रपाल महोदय के अनुसार वह क्षेत्र इतना पुराना था कि आकर्ष के बताने के बाद उन्हें पता चला था कि उस क्षेत्र का निर्माण चक्रपाल मंडल के किसी योद्धा के द्वारा किया गया था। यानी कि स्पष्ट रूप से उन्हें भी जानकारी नहीं थी कि वह क्षेत्र किसी अस्त्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अगर उन्हें पता होता तो क्या उनके शहर के इतने सारे लोग उस क्षेत्र में कैद होकर मरते? वैसे यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी, क्योंकि चक्रपाल मंडल अदितिगढ़ जैसे शहर के योद्धाओं के लिए तो ऐसा मंडल था जिसमें पहुंचने के वह सिर्फ सपने देख सकते थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे मेरे सवालों के जवाब कहां पर मिल सकते हैं? कुछ देर तक सोचने के बाद आकर्ष ने क्षेत्रपाल महोदय से पूछा। बताना बहुत मुश्किल है। यह क्षेत्र बहुत पुराना है। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब से लेकर आज तक मैं भी इस क्षेत्र के बारे में कोई विशेष जानकारी हासिल नहीं कर पाया हूँ। पर अगर सच में आपको इससे जुड़ी जानकारी चाहिए तो एक जगह है जहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। राजा विराट का महल। वहाँ पर मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी के क्षेत्र के साम्राज्यों के बारे में जानकारी मिल सकती है। वहां से इस क्षेत्र के बारे में पता करना और आसान हो जाएगा। अदितिगढ़ देवतल के किनारे पर है। यह इतना छोटा है कि यहाँ के योद्धाओं और केंद्रीय क्षेत्र के योद्धाओं के बीच का अंतर एक नवजात शिशु और एक वृद्ध अवस्था के आदमी के जितना है, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। धन्यवाद। अब मैं सीधा राजा विराट से ही इस बारे में बात करूंगा, आकर्ष ने कहा। यही सही रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी तकनीकों के बारे में उन लोगों को पता ना चले। जब आप नव प्रदेश में जाएं तो वहां पर भी अपनी पहचान को छुपा कर रखिएगा। आपको नहीं पता, लेकिन आपकी यह तकनीकें आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। यहाँ की स्थिति तो आपने देखी ही होगी। सिर्फ पीले वर्ग की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला को भी हासिल करने के लिए लोग पागल हैं। यह ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला भी प्रदेश प्रमुख की तरफ से मुझे दी गई थी। भले ही इसका स्तर बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी प्रदेश प्रमुख का परिवार इसे बहुत संभाल कर रखता है। ऐसे में अगर उन्हें पता चला कि आपके पास ऐसी तकनीकें हैं जो आपके ऊर्जा स्तर को इतना ज्यादा बढ़ा सकती है, तो मुझे डर है कि वह आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, क्षेत्रपाल महोदय ने आकर्ष को सलाह देते हुए कहा।
पहले की बात होती तो वो ऐसा नहीं करते, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आकर्ष उनके लिए बदला लेने का एक साधन बन चुका था और जहां पर वह जा रहा था वहां पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अपने हुक्म के इक्के को वह इतनी आसानी से असफल होते हुए कैसे देख सकते थे। धन्यवाद। मैं आपकी सलाह को भी याद रखूंगा। मेरे विचार से अब हमें वापस चलना चाहिए। अगर ज्यादा देरी हुई तो मुझे डर है कि बाकी लोगों को मुझे लेकर और ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। ऐसा हुआ तो मेरे लिए ही मुश्किलें पैदा हो जाएगी, आकर्ष ने कहा। यह तो आपने सही कहा, क्षेत्रपाल महोदय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर अपने हाथ से इशारा करके आकर्ष को चलने को कहा। इस समय पर वह आकर्ष को एक मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देख रहे थे, जो कि क्षेत्रपाल के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें भी याद नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से बर्ताव कब किया था। अब देखना यह था कि क्या यह दोस्ती लंबे समय तक टिक पाएगी या फिर आकर्ष के लिए नई परेशानियां खड़ी कर देगी। देवतल के रसायन शास्त्री कमांडर राजवर्धन, एक नए कप्तान की तलाश शुरू कर दीजिए। कप्तान आकर्ष अब से सेना के भाग नहीं होंगे, वह मेरे साथ मेरे महल में रहेंगे। मत्स्य सेना के शिविर में पहुंचने के बाद क्षेत्रपाल महोदय ने कमांडर राजवर्धन की तरफ देखते हुए कहा। क्या? जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, न सिर्फ कमांडर राजवर्धन बल्कि उनके साथ खड़े कप्तान चिराग, कप्तान सूरज, कप्तान जयदीप और कप्तान तारक भी चौंक पड़े। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आकर्ष को क्षेत्रपाल महोदय के महल में रुकने का अवसर मिल रहा है। क्षेत्रपाल महोदय, मैं कुछ समझा नहीं। कप्तान आकर्ष आपके महल में क्यों रहेंगे? कमांडर राजवर्धन क्षेत्रपाल महोदय को बहुत लंबे समय से जानते थे। इस कारण सिर्फ उनके पास ही इतनी हिम्मत थी कि वह क्षेत्रपाल महोदय से इस प्रकार का सवाल कर सकते थे। कप्तान आकर्ष नव प्रदेश की राजधानी जाने वाले हैं। उससे पहले इन्हें कुछ तैयारी भी करनी है। आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें। 5 महीने के बाद मुकाबला होगा। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसे दूसरा स्थान दे दिया जाएगा, क्षेत्रपाल महोदय ने कमांडर राजवर्धन के सवाल का जवाब देते हुए कहा। उनकी यह बात कमांडर राजवर्धन को तो समझ में आ गई, लेकिन कप्तान सूरज, कप्तान जयदीप और कप्तान तारक तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। कप्तान चिराग की भी इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी, जिससे इतना स्पष्ट हो गया था कि उसे इस बारे में पहले से जानकारी थी। कप्तान आकर्ष, हमें निकलना होगा। आपको अगर कोई जरूरी काम करना है तो आप अभी कर सकते हैं, क्षेत्रपाल महोदय ने आकर्ष से कहा। आकर्ष के लिए सबसे जरूरी काम इस समय सिर्फ अपने सैनिकों से मिलना था। जाने से पहले वो उनसे विदा लेना चाहता था। जब उसके सैनिकों को पता चला कि आकर्ष जा रहा है तो सभी थोड़े भावुक हो गए। दरअसल उनमें से कोई भी यह नहीं चाहता था कि आकर्ष सेना छोड़कर जाए, पर जब उन्हें पता चला कि आदेश क्षेत्रपाल महोदय की तरफ से है, तो उनमें से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अपने सैनिकों से मिलने के बाद आकर्ष क्षेत्रपाल महोदय के साथ उनके महल के लिए रवाना हो गया। क्षेत्रपाल महोदय ने उसका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसे लेकर वह सीधा उस स्थान पर आ गए जहां पर वह खुद साधना किया करते थे। यह वह स्थान है जहां पर मैं साधना करता हूं। यह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसके साथ इस जादुई अंगूठी में आपकी जरूरत का सारा सामान है। इसमें प्राथमिक श्रेणी के देवमणि और माध्यमिक श्रेणी के देवमणि है। साथ में देव शुद्ध गोली और आत्म शुद्धि गोलियां भी है। मृत्यु लोक में भी इस प्रकार की गोलियां होती है, लेकिन इनका स्तर और शुद्धता दोनों उन गोलियों से बहुत आगे हैं, क्षेत्रपाल महोदय ने एक जादुई अंगूठी आकर्ष को देते हुए कहा। उस जादुई अंगूठी को देखकर आकर्ष काफी उत्साहित हो गया। रास्ते में आते हुए उसे क्षेत्रपाल महोदय से यह भी जानकारी मिल चुकी थी कि देव शुद्धि गोलियां और आत्म शुद्धि गोलियां किस काम आती है। दोनों ही गोलियां रक्त आरंभ मंडल के योद्धाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। इनमें जो आत्म शुद्धि
गोलियां थी। वह ऊर्जा स्तर बढ़ने के समय को कम कर देती थी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई देव योद्धा 100 दिन में रक्त आरंभ मंडल के तीसरे स्तर से चौथे स्तर में पहुंचने वाला है, तो एक आत्मा शुद्धि गोली के इस्तेमाल से 100 दिन का यह समय घटकर 90 दिन तक हो सकता था। सोने पर सुहागा वाली बात तो यह थी कि दोनों ही गोलियों का एक साथ सेवन किया जा सकता था और दोनों की ही ऊर्जा एक दूसरे का प्रतिरोध नहीं करती थी। यानी कि अब आकर्ष के ऊर्जा स्तर में और भी तेजी से वृद्धि होने वाली थी। दूसरी तरफ पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि आकर्ष सेना से निकलकर क्षेत्रपाल महोदय के महल में जा चुका है। इस खबर को संजय तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। जहां बाकी सभी इस खबर को सुनकर आश्चर्यचकित थे, वही संजय की प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी समस्या यह थी कि आकर्ष क्षेत्रपाल महोदय के महल में क्यों था। उसने जो शिकायत की थी और जो जानकारी आकर्ष के बारे में दी थी, उसके बाद तो क्षेत्रपाल महोदय को आकर्ष को निशाना बनाना चाहिए था। तो उन्होंने उसे अपने ही महल में जगह क्यों दी? कहीं इसका संबंध उस चक्रशिला ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला से तो नहीं? संजय ने घबराए हुए स्वर में अपने आप से पूछा। बस यही एक कारण उसे समझ में आ रहा था। अगर इस बात में हल्की सी भी सच्चाई है, तब तो इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रपाल महोदय को पता चल चुका है कि मैंने उन्हें दिए वचन को तोड़ा है। अब वह मुझे छोड़ेंगे नहीं, संजय ने चिंता से भरे स्वर में कहा। वह इस बारे में जितना ज्यादा सोच रहा था, उसकी घबराहट और चिंता उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। इधर क्षेत्रपाल महोदय के महल में आकर्ष को उसका साधना का स्थान देने के बाद क्षेत्रपाल महोदय खुद अपने महल के बगीचे में आकर बैठ गए और बड़े ही ध्यान से कुछ सोचने लगे। उनके मन में इस समय आकर्ष के बारे में ही बातें चल रही थी। आप चाहते तो आकर्ष से इसकी तकनीकें ले सकते थे। फिर आपने उसे अपने पक्ष में लाने का फैसला क्यों किया? ठीक इसी समय पर एक आवाज ने क्षेत्रपाल महोदय का ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्षेत्रपाल महोदय के ठीक पीछे इस समय एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी प्रकट हो चुका था, जिसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने थे। उसका पहनावा ज्यादा विशेष नहीं था, लेकिन उसकी चाल चलन बहुत विशेष था। जिस तरीके से वह वहां पर आया था, उसी से पता चल रहा था कि वह व्यक्ति कोई सामान्य इंसान नहीं था। इस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के हाथ में एक अंगूठी भी थी। सामान्य तौर पर तो योद्धा अपने हाथों में जादुई अंगूठियां रखते थे जो सामान को संरक्षित कर सकती थी, लेकिन यह वाली अंगूठी थोड़ी अलग थी। इस अंगूठी के ऊपरी भाग पर एक सांप बना हुआ था, जिसके सिर के ऊपर एक मुकुट था। यह अदितिगढ़ की देवभुजंग सेना का प्रतीक था। एल्डर विश्वसेन, आप यहाँ पर? क्षेत्रपाल महोदय ने जब उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का सवाल सुना तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वह व्यक्ति वहां पर आने वाला था। मैंने सुना कि आपने उसे अपना साधना का स्थान दिया है। बस देखने चला आया, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने उसे अपनी साधना का स्थान क्यों दिया है? आप चाहते तो उससे उसकी तकनीकें लेकर खुद भी तो ताकत बढ़ा सकते थे, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा, जिसका नाम विश्वसेन था। आपने उसके बारे में पता किया था ना? आपको पता होगा कि उससे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाया जा सकता। अगर हमने ज्यादा कुछ किया तो एक और दुश्मन पैदा हो जाएगा। उसकी ताकत तो अभी रक्त आरंभ मंडल में है, लेकिन उसने संजय को हराया है। संजय की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि आकर्ष की ताकत उससे बहुत आगे है। पूरी संभावना है कि वह मेरे जितना ही शक्तिशाली हो। ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती की जाती है। मैंने उसे प्रस्ताव दिया और उसे कीमत दी ताकि वह मेरा बदला पूरा कर सके। तब जाकर दलजीत को शांति मिलेगी, क्षेत्रपाल महोदय ने जवाब दिया। छोटे प्रमुख दलजीत? जैसे ही उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने यह नाम सुना, उसके चेहरे पर सौम्यता का भाव आ गया।
यह दलजीत कोई और नहीं बल्कि क्षेत्रपाल गौरव का शिष्य हुआ करता था, जिसको नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख के महल के वरिष्ठ एल्डर ने मार दिया था। अगर आप छोटे प्रमुख दलजीत का बदला लेने के लिए यह सब कर रहे हैं, तब तो कुछ भी गलत नहीं है, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी असल में देवभुजंग सेना का कमांडर था। यह क्षेत्रपाल महोदय के साथ तब से था जब क्षेत्रपाल महोदय नव प्रदेश की राजधानी में काम किया करते थे। एल्डर विश्वसेन, आपके लिए एक काम है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद क्षेत्रपाल महोदय ने कहा। आज्ञा दीजिए, विश्वसेन ने तुरंत अपना सिर झुकाकर जवाब दिया। संजय पर नजर रखिए। आकर्ष के यहाँ पर आने की खबर उसके पास पहुंच चुकी होगी। जितना मैं उसे जानता हूं तो वह ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठा रहेगा। जब तक आकर्ष यहाँ पर है उसके लिए खतरा नहीं है, लेकिन जब वो नव प्रदेश की राजधानी जाएगा तब संजय उसके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। अगर उसने नव प्रदेश की राजधानी में यह खबर फैला दी कि आकर्ष कुछ ही समय पहले यहाँ पर आया है और उसके पास कई दुर्लभ तकनीकें हैं, तो मुझे डर है कि हमारी पूरी योजना पर पानी फिर जाएगा। दलजीत का बदला हर कीमत पर पूरा होगा। मुझे रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसलिए संजय को अपनी आंखों के सामने से ओझल मत होने दीजिएगा। जिस क्षण आपको लगे कि वह मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है, उसी क्षण उसे, उसकी बहन, उसकी पत्नी और उसके साले चारों का काम तमाम कर दीजिएगा। यह लोग कोई दूध के धुले नहीं हैं। इनके काले कारनामों को मैं काफी लंबे समय से नजरअंदाज कर रहा हूं। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। एक और गलती, उसके बाद तो इन्हें खत्म करना भी गलत नहीं होगा, क्षेत्रपाल महोदय ने विश्वसेन से कहा। जो आज्ञा, विश्वसेन ने सिर झुकाकर जवाब दिया और उसी पल वहां से गायब हो गया। उसके वहां से जाते ही पूरा बगीचा एक बार फिर सन्नाटे से भर गया। उम्मीद करता हूं कि यह 5 महीने पूरे होने से पहले आकर्ष रक्त आरंभ मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश कर ले। किसी सामान्य योद्धा के लिए तो इतनी जल्दी 7वें स्तर में प्रवेश करना संभव नहीं है, पर उसके पास गोलियां, संसाधन, ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला और अपनी तकनीकें हैं। इनके साथ 5 महीने उसके लिए पर्याप्त होने चाहिए, क्षेत्रपाल महोदय ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। 5 महीने के बाद मुकाबला होने वाला था और उसके तुरंत बाद आकर्ष और एक दूसरा व्यक्ति नव प्रदेश से आए अंगरक्षक के साथ नव प्रदेश की राजधानी के लिए रवाना होने वाले थे। क्षेत्रपाल महोदय के लिए यह अवसर न सिर्फ कीमती था बल्कि उनका आखिरी रास्ता भी था। इसलिए वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे कि इस बार उन्हें सफलता ही मिले। क्षेत्रपाल महोदय के महल में आए हुए आकर्ष को 1 महीना बीत चुका था। आज वह दिन था जब संजय देवमणि जमा करवाने के लिए क्षेत्रपाल महोदय के पास आया था। देवमणि लेने के बाद क्षेत्रपाल महोदय ने संजय को बैठने को कहा। आदेश अनुसार संजय ने अपना स्थान ग्रहण किया और क्षेत्रपाल महोदय के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। देखो संजय, मैं बहुत ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा मुद्दे की बात करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम आकर्ष को लेकर अभी भी गुस्सा हो। तुम्हारा गुस्सा होना बनता भी है क्योंकि उसने तुम्हारे साले के हाथ पैर काटे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे कहे अनुसार आकर्ष से दुश्मनी नहीं कर सकता। सबसे पहले तो उसके पास ताकत है जिसकी मुझे जरूरत है, और दूसरा तथा सबसे विशेष कारण, जो लड़ाई हुई थी उसमें सारी गलती तुम्हारे साले की थी। उसने पहले सेना के नियमों का उल्लंघन किया और आकर्ष के सैनिकों को पकड़ा। एक कप्तान के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल सही था। अब ऐसा नहीं है कि वह एकदम ही सही है। जो सजा उसने दी थी वह बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम भी कुछ अच्छे नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी युद्ध कला आगे किसी को मत देना, पर तुमने मुझे दिया वचन अपनी जान बचाने के लिए तोड़ दिया। अगर आकर्ष गलत है तो तुम भी गलत हो। उसे सजा मिलनी चाहिए तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। मुझे पता है तुम्हें यह परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकाला है।
जो हुआ उसे भूल जाओ। अब इसके आगे कोई भी दुश्मनी नहीं होगी। आकर्ष को मैं नव प्रदेश की राजधानी भेजने वाला हूं। अगर उसे कुछ भी होता है तो नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख के गुस्से का सामना करना होगा। अगर तुमने अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश की तो मैं नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख को तुम्हारी शिकायत करूंगा। उसके बाद तुम जानो और नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख जाने। मेरा उस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्षेत्रपाल महोदय ने बिल्कुल शांत स्वर में संजय को समझाने की कोशिश की। संजय चुपचाप क्षेत्रपाल महोदय की बातें सुन रहा था। उसने बीच में बात काटने की हिम्मत नहीं की। जब क्षेत्रपाल महोदय ने अपनी बात पूरी की तो संजय ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपके रास्ते की रुकावट कभी नहीं बनूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे दुश्मनी भूलने से हमारे अदितिगढ़ का भला हो सकता है तो मैं उससे बदला लेने की कोशिश नहीं करूंगा। अब से आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। इतना कहकर संजय वहां से रवाना हो गया। पूरे समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए गुस्से, घृणा और बदले के भाव को क्षेत्रपाल महोदय देख पा रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं किया। थोड़ी ही देर में संजय वापस अपने शिविर में लौट आया और उसने सबसे पहले अपने साले को मिलने के लिए बुलाया। आपने मुझे बुलाया? लगभग 15 मिनट बाद पलाश वहां पर आया और उसने उदासीन स्वर में पूछा। मैंने क्षेत्रपाल महोदय से बात की है। आकर्ष से बदला लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। संजय ने सीधा मुद्दे की बात की। तो आप इस बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको अच्छे से पता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। फिर इन सब बातों का क्या मतलब? पलाश ने कहा। मतलब है, मैंने कहा कि क्षेत्रपाल महोदय बदला नहीं लेने वाले हैं। पर मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं बदला नहीं लूंगा। संजय ने अपने चेहरे पर एक कर्कश मुस्कुराहट लाते हुए कहा। क्या मतलब? पलाश ने उत्साहित स्वर में पूछा। जब जब उसने अपने जीजा के चेहरे पर वह मुस्कुराहट देखी थी, तब तब उसने अपने जीजा का सबसे उग्र रूप भी देखा था। फिर से उस मुस्कुराहट को देखकर पलाश को समझ में आ चुका था कि उसका जीजा कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। आकर्ष अभी क्षेत्रपाल महोदय के महल में है। उसकी ताकत को देखते हुए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हमें उसे ऐसे योद्धाओं का निशाना बनाना होगा जो मंत्रिमंडल में हो, और ऐसे योद्धा सिर्फ नव प्रदेश की राजधानी में हैं। अभी 4 महीने हैं। इंतजार करते हैं। जब आकर्ष यहां से रवाना होगा, उसके बाद हम भी यहां से रवाना होंगे और नव प्रदेश की राजधानी में खबर फैला देंगे कि आकर्ष के पास विशेष तकनीकें हैं। लालच ऐसा भाव है जो किसी का पीछा नहीं छोड़ता, फिर चाहे देवता ही क्यों ना हो। देवमंडल के योद्धा तो फिर भी मनुष्यों से थोड़े ऊपर है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आकर्ष के पास विशेष तकनीकें हैं, भले ही वह नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख का मेहमान हो, लोग फिर भी उसे निशाना बनाएंगे। हमें बस दूर खड़े होकर उसको मरते हुए देखना है। संजय ने अपनी शैतानी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए कहा। अपने जीजा की यह योजना सुनकर पलाश भी काफी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसके लिए आकर्ष से बदला लेना उसके जीवन का आखिरी लक्ष्य बन चुका था। अब सवाल यह था कि क्या उनकी यह योजना सफल हो पाएगी? दिन पर दिन गुजरने लगे। समय तेजी से गुजरने लगा। बहुत जल्द 4 महीने बीत गए। आखिरकार वह दिन आ चुका था जब तीनों सेनाओं के 100 वर्ष से कम उम्र के योद्धा आपस में मुकाबला करने वाले थे और उनमें से किसी एक योद्धा का चयन होने वाला था जो आकर्ष के साथ नव प्रदेश जाने वाला था। इन योद्धाओं का ज्योतिर्बीज मंडल में होना जरूरी था। मत्स्य सेना में इस तरह के सिर्फ 3 योद्धा थे। तीनों ही इस मुकाबले में भाग ले रहे थे। मगर सेना में इस तरह के सिर्फ 2 योद्धा थे। वह दोनों भी मुकाबले में भाग ले रहे थे। सबसे आखिर में देव भुजंग सेना की तरफ से पूरे 5 योद्धा भाग ले रहे थे। कुल मिलाकर 10 योद्धा थे।
मुकाबला लगभग 2 घंटे तक चला। जैसे ही परिणाम सामने आया, लोग दंग रह गए। एक ऐसा योद्धा मुकाबला जीता था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। मत्स्य सेना का कप्तान चिराग, जो अभी कुछ ही समय पहले कप्तान बना था और जिसको सब कमजोर समझ रहे थे, उसने बाकी के सभी 9 योद्धाओं को हराकर पहला स्थान हासिल किया था। इस मुकाबले को देखने के लिए खुद कमांडर राजवर्धन तक आए हुए थे। चिराग को पहले स्थान पर देखकर उन्हें भी काफी आश्चर्य हुआ। कभी सपने में भी उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि चिराग यह स्थान हासिल करेगा। मत्स्य सेना की चारों तरफ तारीफें होने लगी। कारण यह था कि सब लोगों को पता चल चुका था कि नव प्रदेश के प्रदेश प्रमुख के पास यहां से 2 योद्धा जाने वाले थे। आकर्ष को पहला स्थान दिया गया था, यह बात भी सभी को पता थी। ऐसे में चिराग का स्थान हासिल करना मत्स्य सेना को सबसे ऊपर ला चुका था। आखिरकार अभी तक देवभुजंग सेना को ही सर्वश्रेष्ठ सेना माना जाता था, लेकिन इस बार उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था, जो अदितिगढ़ के इतिहास में पहली बार था जब चिराग सभी लोगों के ध्यान का केंद्र बिंदु बना हुआ था। उस समय वहां पर कोई और भी था जो उसको देख रहा था। एक कोने में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे। उसी काले रंग के कपड़ों से उसने अपना चेहरा भी ढका हुआ था। सोचा नहीं था कि दूसरा स्थान हासिल करने वाला योद्धा चिराग होगा, उस व्यक्ति ने मन ही मन अपने आप से कहा और फिर बिना किसी की नजर में आए धूल के कणों में बदलकर वहां से गायब हो गया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। अभी कुछ ही दिनों पहले उसने अपनी साधना पूरी की थी और सफलतापूर्वक रक्त आरंभ मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश किया था। वह आगे अपनी साधना जारी रख सकता था, लेकिन उसने अपनी साधना जारी नहीं रखी। वह अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित नहीं करना चाहता था। अभी तक उसे देवतल के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई थी, इसलिए वह पहले सामान्य जानकारी हासिल करना चाहता था। यह सामान्य जानकारी से मतलब था कि योद्धाओं के अलावा देवतल में और कौन कौन थे। वहां से गायब होने के बाद आकर्ष एक ऐसे स्थान पर आया जो पुस्तकालय के जैसा था। यहां पर पुस्तक नहीं थी, बस कुछ देव अभिलेख थे जिनको तोड़कर कोई भी उनके अंदर संरक्षित जानकारी प्राप्त कर सकता था। कुल मिलाकर कहे तो देवतल जानकारी रखने के मामले में मृत्यु लोक से बहुत आगे था। आकर्ष ने कुछ देव अभिलेख लिए और फिर वापस क्षेत्रपाल महोदय के महल के लिए रवाना हो गया। क्षेत्रपाल महोदय ने अपने महल में उसे एक अलग से निवास स्थान दे रखा था। जैसे ही आकर्ष उसमें प्रवेश करने वाला था, 2 सैनिकों ने आगे आकर उसे प्रणाम किया। कौन हो तुम दोनों? पहले तो तुम दोनों को यहाँ पर कभी नहीं देखा, आकर्ष ने उन दोनों सैनिकों से पूछा। हमें क्षेत्रपाल महोदय ने यहाँ पर आपके लिए बुलवाया है ताकि आपको महल में रहते हुए कोई भी असुविधा न हो, एक सैनिक ने जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग बाहर रुक सकते हो, आकर्ष ने उन दोनों सैनिकों से कहा और फिर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में आने के बाद सबसे पहले उसने एक देव अभिलेख निकाला और उसको तोड़कर उसके भीतर मौजूद जानकारी को हासिल किया। इस देव अभिलेख में देवतल की गोलियों का वर्णन था। देवतल में औषधीय गोलियों की 4 श्रेणियां थी। सबसे पहले निम्न श्रेणी, उसके बाद मध्य श्रेणी, फिर उच्च श्रेणी और सबसे आखिर में परम श्रेणी। यहां देवतल में भी रसायन शास्त्री थे। इनके भी 4 स्तर थे, जिनमें सबसे नीचे था निम्न स्तर और सबसे आखिर में आता था परम स्तर। इनको श्रेणी के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता था। निम्न श्रेणी का रसायन शास्त्री निम्न श्रेणी की गोलियों का निर्माण कर सकता था। इनमें कभी कभार कुछ विशेष रसायन शास्त्री भी होते थे जो निम्न श्रेणी में होते हुए भी मध्य श्रेणी की गोलियों का निर्माण कर लेते थे, लेकिन इसकी संभावना करोड़ों में एक होती थी। जैसे जैसे इनके स्तर बढ़ते जाते थे, इन रसायन शास्त्रियों के लिए अपने स्तर से आगे की गोली का निर्माण करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाता था।
कम से कम सूर्यांश देवतल में तो आज तक ऐसा कोई मध्य श्रेणी का रसायन शास्त्री सामने नहीं आया था जिसने उच्च श्रेणी या फिर परम श्रेणी की गोलियों का निर्माण किया हो। इस जानकारी को अच्छे से समझने के बाद आकर्ष ने दूसरे देव अभिलेख को तोड़ा। इसमें देवतल के अस्त्र शिल्पकारों का वर्णन था। इनकी भी 4 ही श्रेणियां थी और 4 प्रकार के अस्त्र ही देवतल में पाए जाते थे। इनके अलावा जो जरूरी बात थी वह थी ज्वाला। देवतल में ज्वालाओं के भी 2 प्रकार थे। एक थी शांत ज्वाला जिसका इस्तेमाल रसायन शास्त्री करते थे। दूसरी थी उग्र ज्वाला जिसका इस्तेमाल अस्त्र शिल्पकार करते थे। अब मृत्यु लोक में तो ज्वालाओं को अपनी ऊर्जा के साथ बनाया जा सकता था। सोमाली महाद्वीप पर, जहां पर मानव मंडल था, वहां पर ऐसा संभव था। लेकिन सोमालिया महाद्वीप पर जहां पर योग मंडल था, वहां पर ऐसा संभव नहीं था। देवतल में भी यही हाल था। यहां पर ऊर्जा के साथ ज्वाला का निर्माण नहीं किया जा सकता था। यहां पर अगर किसी को अस्त्र शिल्पकार या फिर रसायन शास्त्री बनना था तो इसके लिए सबसे पहले ऊर्जा को हासिल करना पड़ता था। वह शरीर से निर्मित नहीं होती थी बल्कि बाहरी कारकों से प्राप्त की जाती थी। अब यह बाहरी कारक क्या थे? इससे तो आकर्ष भी अनजान था। आकर्ष के लिए यह दोनों क्षेत्र नए नहीं थे, लेकिन दोनों क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ना उसके लिए संभव भी नहीं था। अभी जो स्थिति थी उसके साथ आकर्ष के लिए रसायन शास्त्री या फिर अस्त्र शिल्पकार बनना मुश्किल था। लेकिन जल्दी ताकत बढ़ाने के लिए उसका इन दोनों में से किसी एक क्षेत्र का चयन करना जरूरी था। अब देखना यह था कि वह इन दोनों में से कौन से क्षेत्र को चुनने वाला था।